वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट। और सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने डीबी स्पॉटलाइट को इतना प्यार दिया और आपने हमारा काम जो है वो लाइक करा। एंड टुडे यू रियली वांट टू नो वेयर आई एम। पेटीएम यानी पेमेंट थ्रू मोबाइल, जिसे मोबाइल इंटरनेट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने उतारा मार्केट में इन 2010। Today, with over $1 billion valuation, over 100 million registered users, and 60 million orders per month, Paytm हिंदुस्तान का largest mobile commerce platform है, and it is also amongst the few Indian unicorn startups. मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल्स पेमेंट सर्विस देने वाला ये कंज्यूमर ब्रांड आज ऑफर करता है एक कंप्लीट मार्केट प्लेस अपने कंज्यूमर्स को थ्रू इट्स मोबाइल एप्स। 197 कम्युनिकेशंस हाल ही में काफी न्यूज में भी रहा है, चाहे वो चाइना के अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को एज एन इन्वेस्टर के तौर पर लाना हो या इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अपने ब्रांड को उतारना। पेटीएम हैज हॉक्ड द हेडलाइंस एंड लाइमलाइट बोथ। जिनसे आज मैं मिलने जा रही हूँ, अगर मैं उनका इंट्रो ना ही दूँ तो बेटर है, बट फिर भी मैं ये अटेम्प्ट करूँगी उनका इंट्रो देने का उनके साथ बैठकर। सो फॉलो मी। Hello! Finally we get to see you, Vijay. How are you? Very good to meet you. Welcome to DB Spotlight. और आपको फाइनली टाइम मिल गया हमारे लिए। Ideally, you should not be the first one to be featured in DB Spotlight, नहीं? इनमें और अमिताभ बच्चन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। पहला तो ये दोनों छोटे शहर से हैं, दोनों ही अपने करियर में हिट होने से पहले रिजेक्ट हुए थे। इनका नाम अमिताभ बच्चन के फेमस कैरेक्टर्स के नाम पर है। दोनों को ही सोशल मीडिया से बहुत प्यार है और दोनों की फैन फॉलोइंग बी इट ट्विटर और फेसबुक काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये हिंदुस्तान के वो दो नाम हैं जिन्हें इनकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। ही इज़ ऑन हिज वे टू बिकम द अमिताभ बच्चन ऑफ इंडियन ऑनलाइन इंडस्ट्री, बट आई वुड रादर कॉल हिम इंडियाज़ जैक मा, विजय शेखर शर्मा। आप मीडिया में थे, मेरे ख्याल से ये भी स्कूप पता चली है मुझे। हाँ बिल्कुल। आपको पता है कितना मुश्किल होता है इंटरव्यू डिजाइन करना? मीडिया में क्लासिक कॉन्सेप्ट है, इनको पकड़ना मुमकिन ही नामुमकिन। हाँ, और डॉन अभी हमने आपका अमिताभ बच्चन वाला इंटरव्यू दिया था तो वो बिल्कुल एकदम फिट होता है। हाँ, लेकिन मैं डॉन वाला एजेंडा नहीं है मेरा। तो ये देखो, मैं ये कहूँगा कि एक टाइम पे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब आप चाहते भी हो, आई मीन आई डेफिनेटली वांट टू टॉक, बट आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है। आपकी ज़िंदगी में आप सोचते रहते हो कि 24 की जगह 48 घंटे हों। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ। आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था मुझे लगा आज मंडे है। आई एम सीरियस। तो आप समझ सकते हो कि मेरा जो मुझे अभी नहीं मालूम ये वेडनेसडे है या थर्सडे है। सीरियसली फिर मुझे लगा ये मंडे नहीं हो सकता, ये मिड वीक है। तो एक्चुअली मेरे माइंड में ना अभी मुझे दिन में रियलाइज़ करना पड़ा कि मिड वीक है, जल्दी से। पर एक बात बताओ, आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं और इसी बात से रिलेट करते हैं कि जब अलीगढ़ का एक लड़का जिसे ना इंग्लिश आती थी ना उसको उसके जेब में पैसे थे और वो दिल्ली आया और उसको तब आपको लगा था कि आपको ऐसा वक्त आएगा जब आपको एक्चुअली पता नहीं होगा कि दिन कौन सा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद पहली नौकरी ली मैंने, तो मेरे ईमेल का फुटर था, मैं 1998 की बात कर रहा हूँ। 98 में मैंने पहली जॉब ली थी रिवरन सॉफ्टवेयर नोएडा में। और मेरी उन दिनों में ना, आप जानते थे इंटरनेट का रिवोल्यूशन जैसे आजकल मोबाइल में हो रहा है ऐसे इंटरनेट में हो रहा था उन दिनों में। तो मेरे ईमेल के नीचे लिखा हुआ था, फुटर था, अ बिलियन हियर अ बिलियन देयर, समडे दे विल बी सो रियल। वेल आई थिंक मैंने एक बात समझ ली थी जब मैं कॉलेज में था कि मेरी नौकरी तो लगने वाली नहीं थी क्योंकि मैं फेल हो रहा था, सप्ली लग रही थी और टीचर्स मेरे को लात मार रहे थे, अटेंडेंस शॉर्ट हो रही थी, सब कुछ बिल्कुल सच ये था कि मैं चाहता था कि एक अच्छी जॉब लगे, अच्छी पेइंग जॉब लगे एंड एवरीथिंग एल्स जो हम सब कॉलेज में एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि आपके सपने इतने बड़े थे? ये तो कोई डाउट की बात नहीं है कि जिन लोगों के पास कम होता है, जिन लोगों को नियरली जो रुकी ऑन द रोड होते हैं वो सबसे बड़ी बैट ले सकते हैं, उनके पास लीस्ट टू लूज होता है। जितना आपके पास कम है उतना आप कम लूज करोगे, बड़ी एपेटाइट होती है और आप एक एंकर फेंकिए, आप जितना ऊपर चले जाएंगे वो आपकी विनिंग है। सो वो मेरा ये मानना है कि आप ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन में हैं
आपको एक एंकर जरूर फेंकना चाहिए। अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप एंकर इसलिए फेंको कि यार मेरे पास इतना कुछ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। और आपके पास कुछ नहीं है तो एंकर फेंको, क्योंकि क्या कुछ तो है नहीं तो ऊपर तक Right, चले जाएंगे। right. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर थी कॉलेज में कि नौकरी से काम नहीं होगा अपना। और क्यों नहीं होगा का कारण ये था कि नौकरी जो है वो 10,000 रुपये महीने, 15,000 रुपये महीने की सैलरी थी मेरी उन दिनों में। 15 की अच्छी जॉब कैंपस में लगी। तो काफ़ी अच्छी 15,000 रुपये की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी थी, ऑब्वियसली हाईएस्ट पेइंग जॉब भी थी कैंपस की। तो मेरा ये पर्पस था कि कॉलेज में मैं इतना कमा लूँ कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज मैंने बहुत पैसे की प्रॉब्लम देखी है। तो जब मैं कॉलेज के बाहर निकल रहा था तो वही वाली बात कि नौकरी मुझे लगा जब के आपके पास पैसे नहीं होते थे तो आप क्या सोचते थे कि मतलब आपको क्या फील होता था कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा जिस दिन मेरे पास इतने पैसे होंगे, इतने पैसे नहीं, होंगे। मुझे ना ये कन्फ्यूजन नहीं था कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा। मुझे ये क्लैरिटी थी कि ऐसा बनने के लिए ना आपको छोटे छोटे से स्टार्ट करना है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सुनाता हूँ। मैंने कॉलेज में वेबसाइट बनाने का काम स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर सेंटर में। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो मैं लोगों के जॉब के एड्स देखता था टाइम्स ऑफ इंडिया में। आप येलो पेजेस देखते थे? हाँ, और मैं वहाँ पे जॉब में ऐड पढ़ के मैं जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता था। और जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए मेरे को सेलेक्ट कर लेते तो मेरे से कहते थे क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन और क्या है। तो मैं बोलता था देखो मैं नौकरी नहीं ले सकता, आप मेरे को काम दे दो। नाउ यू नो दैट आई कैन डू इट। एक्सपेक्टेशन तो मार्क एंड्रीसन जैसी नेट्सकेप बनाने की थी और डेविड फ्लो की तरह से 30 अंदर 30 में आने की थी। सारे सपने टूट गए, ना मार्क एंड्रीसन बने हम, ना 30 अंदर 30 हुए। तो फिर अपनी ज़िंदगी में से पैसे की जब सैलरी मिली, पहली कंपनी 1999 में बेची थी हम लोगों ने कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स के साथ। हाँ। उन दिनों में वो साइजेबल आपने थी। CV लिया था उसके जी। बाद। तो उसमें ना ये हो गया था कि पैसे या प्रॉब्लम नहीं होंगे, ये क्लैरिटी थी, नौकरी मिलेगी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद तो बहुत ही ज़्यादा पैसे प्रॉब्लम हो गए। फिर मेरी नज़र में ये समझ में आ गया कि पैसा एक टारगेट नहीं हो सकता आपकी लाइफ का। ओके, जब आपने मतलब इतना कुछ आपने कॉलेज में निकले और आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी, कंसल्टेंसी आप करा करते थे एंड इंटरनेट वाज़न्ट रियली पेइंग यू गुड इनिशियली, तो तब आपके माइंड में क्या था? तब मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो इंडिविजुअल को क्या होता है, कंसल्टेंसी और फ्रीलांसिंग में पैसे पूरे नहीं मिलते, हम सब लोग जानते हैं जो करते हैं। और मुझे लगा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कंपनी के नाम पे बिजनेस करते हैं और इंडिविजुअल के नाम पे करते हैं तो बहुत डिफरेंट मैथमेटिक्स होता है। एक कंपनी बनाने की चाह थी, जब एक कंपनी हमने कॉलेज में ही बना ली थी तब फिर ज़्यादा बिजनेस और आई थिंक हमें उन ज़माने में कोई इन्वेस्टर और कोई ऐसा वैल्यूएशन मैजिक और गिमिक नहीं था। तो ट्रेंड भी नहीं था ना? जी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार्टअप एक उल्टा आउटलायर कॉन्सेप्ट था। आप अगर स्टार्टअप में हो तो आप बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है कि आपने शायद जॉब छोड़ दी है, छोड़ दी और है, कुछ नहीं करने के लिए, कुछ नहीं है, और सारी जो समस्याएं आप जानते ही हो। बिल्कुल। तो हम लोगों ने लेकिन स्टार्टअप इसलिए करी क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम इंडिया से कुछ ऐसा बनाएं जैसे कि सिलिकॉन वैली से लोग बना रहे हैं। तो हमने कहा कि हम अगर सिलिकॉन वैली नहीं जा सकते तो इसको सिलिकॉन वैली बना लेते हैं। इंडिया सिलिकॉन वैली तो बन ही सकता है। तो इन सब के बीच में अकेलापन महसूस होता है कि आपने शादी करी है। When did that happen for you? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आप कैसे बैलेंस कर रहे हो? शादी का तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ। मैं अलीगढ़ से हूँ और हमारी तरफ थोड़ा फैमिली लेड शादी होती हैं जिसमें कि फैमिलीज डू चॉइस सेलेक्ट फॉर यू एंड एवरीथिंग एल्स। तो मेरी शादी में भी यही था। अब बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिन लोगों से हम मिल रहे थे वो लोग जो लोग मेरे को देखने आते थे वो लोग देखते थे कि इसका तो काम चलता नहीं है, क्योंकि अर्ली डेज में तो हमारी स्टार्टअप में कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी नौकरी तो ये करता नहीं है। और नौकरी करता नहीं है। तो बड़ी जगह मेरा डी सिलेक्शन हो गया। आई वॉज रिजेक्टेड इफ़ यू विल फ्रॉम अ सिग्निफिकेंटली एलिजिबल बैचलर। आई वॉज लाइक नॉट एलिजिबल बैचलर। What a loss. भगवान की कृपा हुई। अभी वो इंटरव्यू देख रहे होंगे ना ये वाला आपका, तो उनको बड़ा फील हो रहा होगा, माय गॉड। आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें प्री डिसाइड होती है। यू वॉन्ट सी द फोटो ऑफ माई वाइफ? यस। यस, दिस इज माई वाइफ। Oh, okay. And your son? How old is he? 3 years old. Oh, that's sweet. Nice. Nice. Okay. तो आपकी काफी जल्दी शादी हुई थी। हाँ, मैं आई थिंक 25-26 साल का था। तो आपको लगता था कि उस वक्त आपकी अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो आपके सपनों को ब्रेक लग सकती है? हाँ, मुझे अभी भी याद है मैंने अपने पापा के साथ नेगोशिएट करने की ट्राई करी थी कि आप मेरे को 1 साल का टाइम दे दो। मेरी शादी मत करो अभी। नहीं, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आप मेरे को 1 साल और दो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट चल रहा था हमारी कंपनी में
कि हम ब्रेक इवन कर रहे थे और मेरे स्ट्रेच आवर लग रहे थे। तो मोर देन शादी मेरा ये मानना था कि जो मेरे काम की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, एंड आई डू नॉट नो कि मैं जो शादी के बाद की एक्सपेक्टेशन मिसमैच होंगी या होंगी नहीं होंगी। फिर 197 आपका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था उस वक्त, जब आपकी ये शादी भी उस वक्त हुई एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। तो पेटीएम का आइडिया कैसा आया? मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो ऐप स्टोर्स और iTunes स्टोर और ये सिस्टम्स हैं, इनमें शायद हमें एक पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि स्मार्टफोन्स प्लेटफॉर्म बड़े होते जा रहे हैं। तो स्टोरी ये थी कि हमने ऐप स्टोर्स, गेम स्टोर्स, इन सर्विसेज के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी करी, पे थ्रू मोबाइल। इसलिए क्योंकि ये मोबाइल नेट थे तो इसलिए मोबाइल भी हमने वर्ड डाला। पे थ्रू मोबाइल का फुल शॉर्ट फॉर्म है पेटीएम। इसलिए हमने उसको स्टार्ट किया 2011 में, क्योंकि हमारी जो रेवेन्यूज़ थी वो अभी तक टेलीकॉम ऑपरेटर के वॉलेट से चार्ज हो रही थी। हाँ। हम चाह रहे थे कि वो स्मार्टफोन पे कैसे होगा। ओके। तो स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई कि हमें लगा कि ऐप्स एंड गेम्स इंडिया में पॉपुलर होंगे, जो कि हैं, और उनके लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जो कि पेटीएम बन गया। और वन थिंग लीडिंग टू अनदर, हमें ये सरप्राइज़ हुआ कि इंडिया में किसी ने इतने 10-15 साल से जब से इंटरनेट चल रहा है, किसी ने पेमेंट प्लेटफॉर्म एक्चुअली में कंज्यूमर फेसिंग बिल्ड ही नहीं करा। अगर आप देखें तो सब जगह पे पेमेंट कैसे हो रहा था, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, सबके सब ना कैश ऑन डिलीवरी को अपना पेमेंट सिस्टम जानते हैं इस कंट्री में, कि पेमेंट प्लेटफॉर्म इस देश का क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। और सारे नेट ट्रांजैक्शंस ही हुआ करते थे। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेट बैंकिंग ज़्यादातर चलता था इंटरनेट पे, और ऑफलाइन में कैश चल रहा था। अब आप पेटीएम को यहाँ तक लेके आप पहुँचे, या बैंकिंग सिस्टम तक में आप इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी अ पेटीएम बैंक नाउ। सो इट्स जस्ट एन इनक्रेडिबल फीट इन योर लाइफ। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इतना आपने जब पेटीएम स्टार्ट किया, आपको लगा था पेटीएम बैंक तक पहुँचेंगे, उसको पहुँच जा पाएंगे, या ये एवोल्यूशन कैसे होगा? देखिए, ये तो सच बात है कि हमने ये तो नहीं सोचा था कि पेटीएम से पेटीएम बैंक की तरफ से जाएंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम था कि पेमेंट एक तरह की फाइनेंशियल सर्विस है और हम और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करेंगे। इफ़ नॉट बैंकिंग तो हमने इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब सोच लिया था। लेकिन लगता है कि जब हमने पेमेंट सॉल्व इतने लेवल पे किया और बैंक की एप्लीकेशन डाली और हमने जो उसका बिजनेस मॉडल दिया, वो अपने आप में एक सरप्राइजिंगली अलॉन्ग विद रिसोर्सेज दैट वी कुड कमिट, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। तो बैंक हमने नहीं सोची थी, ये सच है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट तरीके से काम करता हूँ कि एंड रिजल्ट तो मोर और लेस ये है, अब बस पीछे की जर्नी डिसाइड। तो मैं बहुत ही मून शॉट गोल टारगेट ट्राई करो, और फिर उसके बाद पीछे आओ, और जब भी कभी आप जा रहे हो तो आप सितारों से घूमते हो तो जा ही रहे हो। Okay. So what's latest at Paytm? As far as the current categories are concerned, तो हम ना डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज पे बहुत फोकस डाल रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जिन चीज़ों में लॉजिस्टिक्स नहीं होती, तो जैसे आपने अपनी ड्रेस खरीदी, आपके घर पे लॉजिस्टिक्स से डिलीवर होगा, वर्सेस आपने सिनेमा टिकट खरीदी, तो शायद ये बेटर है कि हम जो चीज़ें फास्ट मूव कर सकती हैं, हम उस कैटेगरीज में ज़्यादा जाना चाहते हैं। अच्छा। जिसमें रिपीट ट्रांजैक्शन हो, जिसमें फास्ट स्मॉल ट्रांजैक्शन हो, मोर ट्रांजैक्शन हो, वर्सेस के लार्ज वैल्यू का एक ट्रांजैक्शन हो। पेटीएम में इतना कुछ चलता रहता है, हम हर दिन हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते हैं। तो अभी इस हफ्ते आप क्या करने वाले हैं? एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है हमने कि एक टाइम था जब हमने डिसाइड करा कि हम 2 ऐप चला रहे हैं, पेटीएम और पेटीएम वॉलेट ऐप, और ई-कॉमर्स एंड वॉलेट डिफरेंट। बिल्कुल। तो हमने डिसाइड करा था कि हम ई-कॉमर्स और वॉलेट डिफरेंट करें। अब हमने डिसाइड करा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि एक सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर क्लियर होता जा रहा है। कस्टमर सिंगल ऐप रखता है जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हम अपना सेकंड ऐप किल कर देंगे। Oh, the wallet app will go and the commerce app will The stay. main app, which is Paytm app, Will be merged. because Paytm and wallet are synonymous of each other, so there is no logic of keeping a Paytm wallet app actually. So that's why we'll kill that. Oh, okay. But then उसके बाद आपको लगता है The कि main आपकी Paytm transactions और usage पे कोई फर्क पड़ेगा? obviously ऐप के अंदर बहुत सारी यूजेबिलिटी चेंज कर रहे हैं, but हम Okay. एक ऐप किल कर रहे हैं, Okay. and we'll have one app, and we call it Super App. With this app launch, we will bring something called Super App in this country. Like in China, every app is a super app. WeChat देखो, Alipay देखो, Taobao देखो. You can do so many things in one app. Oh, okay. So we will bring the concept of Super App in this country. And it is a right decision at the right moment. Absolutely. The amount of attention we give to the app as a business is like, this is our 100% business anyway.
but you never want to beat the likes of Snapdeal and Flipkart. मैं ना एक बड़ी डिसरिस्पेक्ट समझता हूँ जब हमें किसी भी ऐसी कंपनी के साथ कंपेयर किया जाता है जिनको मैं रिस्पेक्ट भी नहीं करता। अच्छा, ओके। हमारा मिशन इतना पायस है, हमारा इंटेंट इतना सिंसियर है कि जब मुझे ऐसी सिचुएशन में कंपेयर करा जाता है तो मुझे एकदम से ऑड लगता है। So do you mean to say that Snapdeal and Flipkart are only into money making business? No, they're retailers. I have no interest of saying taking these names. I'm trying to say कि जब हम अपने आप को अपना एजेंडा देखते हैं ना, it is not about one company or other. It is about that जब हम अपना पर्पस और मिशन देखते हैं तब बड़ा अजीब सा लगता है कि आप उसको कंपेयर ये कर रहे हो कि आपका दोनों का बिजनेस कैसा है। मे बी उनका मिशन और पर्पस भी इतना ही पायस और इंटेंट सिंसियर है। मेरा कहना ये है कि आई थिंक सारी कंपनियों को अपना जो इंटेंट और ऑब्जेक्टिव इतना इनक्रेडिबल और अबव द टॉप रखना चाहिए कि एनीबडी हु इज वर्किंग फॉर देम फील्स इंस्पायर्ड एंड एनीथिंग दे डू बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स।